हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो। हम लोग पिछले क्लास में रेट ऑफ डिसअपेरेंस का मैंने चर्चा किया था और मैंने रेट ऑफ रिएक्शन बताया था। तो मैंने रेट ऑफ रिएक्शन बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम इनटू कोएफिशिएंट, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ डिसअपेरेंस क्या होता था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। चलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है। बोल रहा है कि 2N2O5 2NO2 प्लस हाफ O2 और इस रिएक्शन में N2O5 का डिसअपेरेंस दिया हुआ है और आपसे NO2 का फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। तो N2O5 का डिसअपेरेंस दिया हुआ है और NO2 का फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो N2O5 का डिसअपेरेंस अगर दिया हुआ है और NO2 का फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, मतलब इसका डिसअपेरेंस दिया हुआ है और NO2 का फॉर्मेशन पूछा हुआ है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि यहां पे N2O5 का डिसअपेरेंस दिया हुआ और NO2 का फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। तो क्या इसके डिसअपेरेंस, N2O5 के डिसअपेरेंस और NO2 के अपीयरेंस में कोई रिलेशन है? N2O5 का डिसअपेरेंस दिया हुआ है और NO2 का फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। तो क्या N2O5 के डिसअपेरेंस और NO2 के फॉर्मेशन में कोई रिलेशन है? तो बोलेगा सर बिल्कुल नहीं है। तो रिलेशन किसमें है? तो रिलेशन किसमें है? तो रिलेशन है इसके रेट ऑफ रिएक्शन में। तो मैंने बताया था कि कहीं भी अगर डिसअपेरेंस दिया हो और आपसे अपीयरेंस पूछा जा रहा है तो पहला काम आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख लोगे, ठीक है बच्चों। क्या आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखने आता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने आता है। हमने बताया था रेट ऑफ रिएक्शन लिखने आता है। तो हमने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो इसका हम लोग लिख सकते हो। तो बोलो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इंटू 2dt बराबर प्लस DNO2 अपॉन 2dt बराबर DO2/1/2dt। बोलो बच्चों, लिख सकते हो। ये रेट ऑफ रिएक्शन है। दिया हुआ है क्या? डिसअपेरेंस। पूछा क्या जा रहा है? यही अपीयरेंस। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस DN2O5 अपॉन 2dt बराबर प्लस DNO2 अपॉन 2dt। बोलो बच्चों, तो हमको DNO2 अपॉन dt चाहिए। इस 2 को इधर कर लोगे, क्या हो जाएगा? 2/2 माइनस DN2O5 अपॉन dt बराबर DNO2 अपॉन dt। देखो बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या निकल आया? तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5 जो है वो NO2 के अपीयरेंस के इक्वल है। जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसके इक्वल है। देखिए, ऐसे तो आज के डेट में YouTube पे पढ़ाने वाला का होर लगा हुआ है, लेकिन जो कंटेंट इस चैनल पे मिलेगा वो कहीं नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा था, मैसेज मुझे कर रहे थे सर जैसे क्लास में पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ाइए। देखिए, मैं IIT का क्वेश्चन बैंक लेकर आया हूं, दिख रहा है? बढ़िया से देख लेना। जो समदर्शी सर का लेवल था वो है और वो YouTube पर भी रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए चिंता बिल्कुल भी ना करें। हाँ, एक बेनिफिट उस स्टूडेंट को है, बहुत सारे स्टूडेंट तो हमसे पढ़ने के लिए पैसा दिए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट अगर फ्री में सेवा लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, उनके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। आप लोग थोड़ा मदद करें, इस चैनल को प्रमोट करें, जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। कंटेंट के लिए सोचना नहीं है। चलिए, आज हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर्स के IIT JEE का पूछा हुआ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो,
एक जेईई मेन 2008 में क्वेश्चन पूछा है, मैं उसको लिख रहा हूं। तो एक जेईई मेन 2008 में क्वेश्चन क्या पूछा है, आप क्वेश्चन को लिखोगे तो लिख सकते हो। तो क्वेश्चन कहता है कि फॉर ए रिएक्शन हाफ ए टू बी, rate of disappearance of A is related to the rate of appearance of V by the एक्सप्रेशन, और ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो क्या ऑप्शन है, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर 4 dV अपॉन डी टी। मैं हट जा रहा हूं, आप क्वेश्चन लिख लो इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर ए रिएक्शन हाफ ए प्लस टू बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। मतलब ए का जो डिसअपीयरेंस है वो बी के अपीयरेंस को रिलेट करो, है ना। तो ए का डिसअपीयरेंस क्या बोल रहा है, डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज रिलेटेड टू द अपीयरेंस ऑफ बी। ठीक है, तो अगर मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की ए की बात करूं तो कोई कॉफिशिएंट नहीं, माइनस डी अपॉन डी टी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी की बात करूं तो प्लस डीवी अपॉन डी टी। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए की बात करूं तो माइनस डी अपॉन डी टी, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी की बात करूं तो प्लस डीवी अपॉन डी टी। ठीक है, मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया हुआ है ना, और रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा जा रहा है। तो देखो तो यार, याद करो, डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस में कोई रिलेशन है तो बिल्कुल नहीं है। तो रिलेशन किस में है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में है। तो पहला काम, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा, कुछ नहीं है यार, 1 मिनट का क्वेश्चन है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और पहले हम इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। तो रिएक्शन क्या था, ऑप्शन रहने देते हैं। तो रिएक्शन क्या था, हाफ ए और 2b, और बोल रहा ए के डिसअपीयरेंस और बी के अपीयरेंस में रिलेशन बताओ। तो हम पढ़े हैं कि डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस में कोई रिलेशन नहीं होता है। तो रिलेशन किस में है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में। बोलो, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने आता है क्या, बोलेगा ए सर, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो लिखने आता ही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस डी ए अपॉन 1/2 डी टी प्लस डीवी अपॉन 2 डी टी। बोलो, हम इस 2 को ऊपर कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 डी ए अपॉन डी टी प्लस डीवी अपॉन 2 डी टी। अब देखो, ऑप्शन से भी कभी क्वेश्चन डिसाइड होता है। जितने भी ऑप्शन है यहां पे ए का कोई कॉफिशिएंट नहीं है, मतलब जो भी कॉफिशिएंट है बी में, तो ए के कॉफिशिएंट को हम भी नहीं रहने देते हैं। देख लो, यहां पे जो ऑप्शन है, क्या ए का कोई कॉफिशिएंट है, नहीं है, यहां पे है, नहीं है, यहां पे है, नहीं है, यहां पे है, नहीं है, लेकिन यहां पे कॉफिशिएंट है। तो ऑप्शन को मैच कराने के लिए इस कॉफिशिएंट को इधर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा यार, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर 1/4 डीवी अपॉन डी टी, माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर 1/4 डीवी अपॉन डी टी। देखो कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सी मैच कर रहा है। समझ रहे हैं बातों को, कुछ है?
कुछ भी नहीं है ना। तो हमने पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर्स आईआईटी में पूछा गया है। कहाँ चला गया यार, चलो। देखो यार, ये तो ऐसे क्वेश्चन पूछा है जेमेन 2002 में। क्या कहता है, द डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, है ना। तो H2 प्लस I2 2HI इज, ऑप्शन दे रखा है माइनस DH2 अपॉन DT बराबर माइनस DI2 अपॉन DT बराबर माइनस DHI अपॉन DT। दूसरा क्या दे रखा है, DH2 अपॉन DT बराबर प्लस DI2 अपॉन DT बराबर 1/2 DHI अपॉन DT। C 1/2 DH2 अपॉन DT बराबर 1/2 D देखो तो यार, चलो अगर मैं बात करूं कि कौन सा ऑप्शन सही है, दिख रहा है आप लोग को, तो बोलेगा सर इसमें तो कुछ नहीं है। अब देखो ये चारों ऑप्शन दे रखा है, तो हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं जो होगा। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऊपर लिख लेते हैं। इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ। तो पहले H2 के रिस्पेक्ट में, तो माइनस DH2 अपॉन DT होगा। I2 के रिस्पेक्ट में तो माइनस DI2 अपॉन DT, और HI के रिस्पेक्ट में तो DHI अपॉन 2DT। अब देखो ऑप्शन मैच करो। पहला तो मैच कर रहा है, लेकिन यहां देखो प्लस, पहला मैच नहीं कर रहा है, दूसरा साइन मैच नहीं कर रहा है, तीसरा मैच नहीं कर रहा है, चौथा भी नहीं मैच कर रहा है। लेकिन देखो चौथा का साइन सब बराबर है, सब साइन सब इक्वल है। यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, थोड़ा कलाकारी किया है। यहां पे इस 2 को रिप्लेस कर दिया है, कैसे, तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करके। तो अगर उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो गया तो ऑप्शन डी हो गया। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन तो लिख ही सकते हैं। बोलो नहीं लिख सकते हो क्या, तो बोलेगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने में कहीं से कहीं को कोई दिक्कत, तो बोलेगा सर बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा बात क्या हुआ, रेट ऑफ अपीयरेंस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन में जितने भी कंपोनेंट होंगे, सभी कंपोनेंट के रिएक्शन के रेट आपस में इक्वल होगा। समझते हो जी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्या बढ़ते हैं, इस रिएक्शन के रेट को प्रभावित करने वाला फैक्टर देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। देखो पिछली क्लास में हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या पढ़ा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। उसका यूनिट भी देखे थे, मोलारिटी
टाइम इनवर्स, है ना। आज हम लोग देख रहे हैं कि रिएक्शन के रेट को प्रभावित करने वाला फैक्टर, ठीक है। तो रिएक्शन के रेट को प्रभावित करने वाले कितने फैक्टर हो सकते हैं। तो देखो, इस रिएक्शन के रेट को प्रभावित करने वाला फैक्टर, तो एक थ्योरी पढ़ना है, इसको हम लोग कॉलिजन थ्योरी कहते हैं। मतलब इस रिएक्शन के रेट को कौन कौन प्रभावित करता है, जो बताया था उसका नाम था कॉलिजन थ्योरी। अब देखो कॉलिजन थ्योरी क्या कहता है, बोलता है किसी भी रिएक्शन के रेट डिपेंड ऑन, कॉलिजन थ्योरी कहता है कि रिएक्शन के रेट बेसिकली 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर। उसमें से मुख्य 3 बातों का बात करना है। तो कॉलिजन थ्योरी क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन के रेट कौन कौन से वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कॉलिजन, प्रॉपर ओरिएंटेशन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो कॉलिजन थ्योरी क्या कहता है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन विभिन्न चीजों पे डिपेंड करता है, और उसमें पहला क्या है, कॉलिजन। अब सोचो, ये रेट ऑफ रिएक्शन कॉलिजन का मतलब क्या हुआ। जैसे देखो तो से मान लेते हैं, अगर हम कहीं कहते हैं कि ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी बना रहा है, तो इसका मतलब समझते हो क्या कह रहे हैं कि मतलब ए के कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स बी के कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स आया और कोलाइड करा, और कोलाइड करके प्रोडक्ट बना गया। समझो बात को, मतलब हम बोले कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर, उसमें पहला क्या है, कॉलिजन। तो कॉलिजन का मतलब हुआ, से हम लिखते हैं कि ए प्लस बी सी, कोई लिख देता है जी ए प्लस बी सी, बोलता है रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट। उससे पूछना किसके आगे भी कुछ समझते हो, बोले हम काले समझेंगे, तुम समझो, हमको उससे क्या मतलब है जी। तो तुम उसको समझाना कि कॉलिजन थ्योरी है भैया, और एक कॉलिजन थ्योरी क्या कहता है कि कोई भी रिएक्शन तब होगा जब 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे। मतलब रिएक्शन अकर्स व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स विथ ईच अदर। तो क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी, तो रिएक्शन अकर्स व्हेन reactant molecules collides with each other. Reaction occurs when reactant molecules collides with each other. मतलब रिएक्शन तब होंगे जब 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड्स करेगा, पहला बात बताया। अब देखो यार, क्या जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स करेंगे वो क्या सारा का सारा प्रोडक्ट बन जाएंगे क्या। कॉलिजन थ्योरी कहता है कि जब कोई 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा। तो क्या जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स करेंगे तो क्या वो सारा का सारा प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। जैसे देखो तो मेरा हाथ कोलाइड करा, क्या हम प्रोडक्ट बन गए। प्रोडक्ट मतलब समझते हो ना, भगवान के प्यारे, क्या हम भगवान के प्यारे हो गए, नहीं हुए। पहला तो कहता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब कन्वर्ट होगा जब 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड्स करें। तो लो मेरा हाथ कोलाइड हुआ, मेरा कॉलिजन हुआ, क्या हम प्रोडक्ट बन गए क्या, बिल्कुल भी नहीं बने। तो बोला कि कॉलिजन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बनने के लिए पहला कॉलिजन होना चाहिए। मतलब 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड्स करना चाहिए, लेकिन कॉलिजन नेसेसरी है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ कॉलिजन से कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए ऐसा संभव नहीं है। तो कैसा संभव है,
तो इसके लिए और भी कुछ चाहिए। तो पहला तो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड्स करें, ठीक है। चलो दूसरा क्या कहता है कि दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। मतलब कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब कन्वर्ट होगा तो पहला तो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करें, दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन। बता रहे हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। मतलब रिएक्शन अकर्स व्हेन reactant molecules collides with each other in proper orientation। पहला तो क्या कहता है कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें। मतलब रिएक्शन होने के लिए पहला कंडीशन है कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें। दूसरा क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। देखो से मान लेते हैं कि H2 और Cl2, तो ये दोनों रिएक्ट करेगा तो अब इस बात की कोई गारंटी नहीं कि HCl बनेगा ही। पहला नंबर तो है कि HCl बनने के लिए H2 के मॉलिक्यूल और Cl2 के मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करना चाहिए, लेकिन बोलता है कॉलिजन के साथ साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। प्रॉपर, जैसे मान लेते हैं कि H2 का इस तरह का मॉलिक्यूल्स है और Cl2 का इस तरह का मॉलिक्यूल्स है। अब बताओ ये दोनों का ओरिएंटेशन मैच कर रहा है क्या? तो दोनों का ओरिएंटेशन मैच नहीं कर रहा है। तो अगर दोनों का ओरिएंटेशन मैच नहीं कर रहा है तो क्या HCl बनेगा? जी बिल्कुल नहीं बनेगा। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर H2 भी, हम लोग पढ़े होंगे एक्सियल लैटरल, H2 ऐसा है Cl2 ऐसा है, तब जाकर HCl बनेगा। तो पहला तो है कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें, ओरिएंटेशन भी एक होना चाहिए। और तीसरा बोलता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या हुआ? that minimum energy required which gain reactant can convert in product। मतलब वो मिनिमम एनर्जी जिसको गेन करने के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। देखो कॉलिजन थ्योरी कहता है कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए सिर्फ कॉलिजन नेसेसरी नहीं है। पहला तो बोलता है कि कॉलिजन होना चाहिए। मतलब कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट तब बनेगा जब पहले दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में कॉलिजन होगा। उस कॉलिजन के साथ साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। और तीसरा वो मिनिमम एनर्जी भी होना चाहिए जिसको गेन करने के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। जैसे समझो, मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग सुनते होंगे कभी कभी, जैसे मान लेते कहीं पे दो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, दो ट्रेन का, और उस सोचो तो उस दो ट्रेन में हजारों लोग बैठे हुए थे। मान लेते हैं कि दो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ तो उस दोनों ट्रेन में हजारों लोग बैठे हुए थे। मतलब कॉलिजन में हजारों लोग भाग लिए। उस दो ट्रेन का एक्सीडेंट में उस दोनों ट्रेन में हजारों लोग बैठे हुए थे, तो सभी का एक्सीडेंट हुआ। मतलब कॉलिजन में हजारों लोग भाग लिए, लेकिन प्रोडक्ट बनने का सौभाग्य कुछ लोगों को ही प्राप्त हुआ। वो क्या?
सारे के सारे लोग प्रोडक्ट बन गए क्या? बिल्कुल नहीं। कॉलिजन में तो हजारों लोग भाग लिए, लेकिन प्रोडक्ट बनने का सौभाग्य कुछ सौभाग्यवान को ही प्राप्त हुआ। क्या सारे के सारे लोग प्रोडक्ट बन गए? तो बिल्कुल नहीं बने। तो प्रोडक्ट कौन बने? तो प्रोडक्ट बनने के लिए तो पहला तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो, पहला तो कॉलिजन हो, दूसरा चोट लगे, भरपूर मात्रा में लगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी उतनी भर एनर्जी मिले, और तीसरा उस जगह पे लगे। से मान लेते हैं कि कोई आदमी ट्रेन के एक्सीडेंट में भाग लेता, भरपूर चोट लगता और माथा में चोट लगता, मतलब पहला कॉलिजन भी हुआ, दूसरा ओरिएंटेशन भी मैच किया, और तीसरा थ्रेशोल्ड एनर्जी भी मिला। तो वैसे लोग प्रोडक्ट बन गए जिनके साथ कॉलिजन भी हुआ, ओरिएंटेशन भी मैच किया और सफिशिएंट एनर्जी भी मिला। वो सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गए, उनको प्रोडक्ट बनने से कोई रोक नहीं सका। अरे बात समझ रहे हो? मतलब वो सारे के सारे रिएक्टेंट क्या बन गए? प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, वो सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गए, उनको प्रोडक्ट बनने से कोई रोक नहीं सका। अब समझो बात को। जैसे मान लेते हैं कोई आदमी पहाड़ पर से गिरा और बच गया, तो क्या कहता है कि बजरंगबली का चमत्कार है? कोई बजरंगबली का चमत्कार नहीं है जी। साइंस कहता है कि तुम्हारा तीनों चीज मैच नहीं किया। समान नहीं बोलता किसी का पैर टूट के रह गया, तो पहला नंबर तो कॉलिजन हुआ और एनर्जी भी मिला, लेकिन ओरिएंटेशन मैच नहीं किया। सर में चोट लगने के बजाय पैर में लगा तो पैर टूट के रह गया। अगर तीनों मैच कर जाता तो उसको प्रोडक्ट बनने से कोई रोक नहीं सकता था। तो कॉलिजन थ्योरी कहता है कि किसी भी रिएक्शन के जो रेट होते हैं वो बेसिकली 3 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। पहला, मतलब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें, दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, तीसरा सफिशिएंट एनर्जी मिले, और अगर सफिशिएंट एनर्जी मिला तो उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हम भी नहीं, कोई भी नहीं रोक सकता है। बातों को समझ रहे हैं? और समझ रहे हो भाई? तो ये हुआ हमारा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। चलो, तो रिएक्शन के रेट को प्रभावित करने वाला फैक्टर, ठीक है, पहला फैक्टर। और हम लोग को पूरा रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन ही पढ़ना है भाई, इसके अलावा हमको कुछ नहीं पढ़ना है। अलग अलग तरीके से, तो पहला देखे क्या? कॉलिजन, दूसरा क्या देखे? प्रॉपर ओरिएंटेशन, तीसरा क्या देखे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो, अब हम लोग दूसरा इफेक्ट देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। और इस कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट को बताने वाला था लॉ ऑफ मास एक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन का फैक्टर ही बताया कि कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा। ये लॉ ऑफ मास एक्शन यही बताया। देखो, तो पहला तो हम लोग फैक्टर देखें। अब देखो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जो रिएक्शन के रेट होंगे वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant rises to the power of coefficient in given balance chemical equation. In given balance chemical equation. देखो यार क्या कहता है, देखो हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ, देखो हम लोग दूसरा फैक्टर देखने जा रहे हैं, क्या? कॉन्सेंट्रेशन वाला। तो कॉन्सेंट्रेशन वाला फैक्टर किसने बताया? तो लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता क्या है? तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जो रिएक्शन के रेट होंगे
वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो रिएक्शन का रेट होगा वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसके ऊपर वही पावर देंगे जो बैलेंस इक्वेशन में कॉफिशिएंट होगा। बोलो याद हुआ? क्या बोलता है कि रिएक्शन के रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसके ऊपर वही पावर देंगे जो बैलेंस इक्वेशन का कॉफिशिएंट होगा। पहले इसको लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of reactant rises to the power of coefficient in given balance chemical equation। रिएक्शन के जो रेट होंगे वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे और उसके ऊपर वही पावर देंगे जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कॉफिशिएंट होगा। बातों को समझ रहे हैं? से मान लेते हैं अगर हम कहीं पे लिखें, अब देखो तो कहीं पे अगर ऐसा रहता कि A+2B प्रोडक्ट, तो मान लेते हैं कि ये बैलेंस इक्वेशन है, मान लेते हैं ये बैलेंस इक्वेशन है। तो अगर ये बैलेंस इक्वेशन है तो हम क्या पढ़े कि रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन है। ये सिर्फ लॉ ऑफ मास एक्शन का अपना राय था, उनका अपना स्टेटमेंट था। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन ने बताया कि जो रिएक्शन के रेट होंगे वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसके ऊपर वही पावर देंगे जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कॉफिशिएंट होगा, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन के रेट, रिएक्टेंट कौन कौन है? ए और बी। तो ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रिएक्शन के रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। रिएक्टेंट कौन कौन है? ए है और बी है। तो रिएक्शन के रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, उसके ऊपर वही पावर होगा जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कॉफिशिएंट होगा। तो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कॉफिशिएंट कितना? 1। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कॉफिशिएंट कितना? 2। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट। क्या आएगा? कांस्टेंट। और इस k को हम कहें रेट कांस्टेंट कहेंगे या वेलोसिटी कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? रेट कांस्टेंट कहेंगे या वेलोसिटी कांस्टेंट कहेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जो रिएक्शन का रेट होगा वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके ऊपर वही पावर देंगे वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कॉफिशिएंट होगा। देखो भाई, पूरे केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन ही पढ़ना है। पूरे केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन ही पढ़ना है। तो जो पूरे केमिकल काइनेटिक्स में जब रेट ऑफ रिएक्शन ही पढ़ना है तो लॉ ऑफ मास एक्शन तो ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन बता दिया। कहां फॉलो करेगा नहीं करेगा वो बाद का बात है, टेंशन नहीं लेना है अभी। ये सिर्फ लॉ ऑफ मास एक्शन, ये सिर्फ किनका स्टेटमेंट था? लॉ ऑफ मास एक्शन बताया था कि रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसका पावर वही होगा जो बैलेंस इक्वेशन का कॉफिशिएंट होगा। एक कहां फॉलो करेगा नहीं करेगा वो बाद का मैटर है, हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन अभी जानो कि लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है। चलो एक और हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको लिख लिए। अगर मैं बात करूं कहीं पे ऐसा रहता 3a + 2b प्रोडक्ट, ये मान लेते हैं बैलेंस इक्वेशन है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रिएक्शन के रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
उसके ऊपर वही पावर देंगे जो बैलेंस इक्वेशन का कॉफिशिएंट होगा। बोलो, तो रिएक्शन का रेट क्या है? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिएक्टेंट कौन कौन है? ए और बी। पावर वही देंगे जो बैलेंस इक्वेशन का कॉफिशिएंट होगा। तो इसका कॉफिशिएंट कितना? 3, इसका कॉफिशिएंट कितना? 2। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट। बोलो बच्चों, तो लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट ऑफ रिएक्शन लिखने आ गया। ठीक है, देखो तो बच्चों आज हम क्या पढ़े? पहले पढ़े कि रिएक्शन के रेट को प्रभावित करने वाला फैक्टर। तो हमने देखा कि रिएक्शन के रेट को प्रभावित करने वाला फैक्टर जो है उसको कॉलिजन थ्योरी बताया। कॉलिजन थ्योरी क्या कहता है? रिएक्शन के रेट 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहला कॉलिजन, दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन, तीसरा थ्रेशोल्ड एनर्जी। फिर देखो तो बच्चों हम लोग क्या देखे कि लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में रिलेशन बताता है। और ये क्या बताया कि रिएक्शन के रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसके ऊपर वही पावर देंगे जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहां पे वैलिड होगा और कहां पे वैलिड नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद।